नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली धमाके से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी उमर का एक और वीडियो यहां पर सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट से पहले का वीडियो है। तो ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि एनडीटीवी इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह के सबूत, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि किस तरह से देश को, दिल्ली के आसपास के इलाकों को दहलाने की ये बड़ी भयंकर साजिश की जा रही थी और एक एक कर इस पे से पर्दा जो है वो अब उठता जा रहा है। तो ये आप आतंकी उमर का वो वीडियो देख रहे हैं जो अब सामने आया है। ये ब्लास्ट से पहले का वीडियो बताया जा रहा है। सुनवाते हैं आपको ये क्या कुछ कह रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो यहाँ पर उमर ये कहता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसका तर्जुमा भी करके हम बता देते। वो ये कह रहा है कि सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि लिबरोसिस बमबारी या आत्मघाती बमबारी जैसी सोच वास्तव में होती क्या है। ये किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, ना ही किसी सभ्य समाज में स्वीकार की जाती है। इसके खिलाफ कई विरोधाभास और ढेरों तर्क मौजूद है। आत्मघाती हमलों का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो किसी तय समय और स्थान पर निश्चित रूप से मरने जा रहा है, तो वो एक खतरनाक मानसिकता में प्रवेश कर जाता है। वो खुद एक ऐसी स्थिति में रखता है खुद को जहां वो मान लेता है कि मौत ही उसकी एकमात्र मंजिल है। लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक और मानवीय व्यवस्था में ऐसी सोच या स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ जो उमर कह रहा है उसका तर्जुमा करके आपको बता रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि ये जीवन, समाज और कानून तीनों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। कह क्या रहा है और किया क्या है, ये बिल्कुल हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे अलग अलग सहयोगी जो हैं वो भी जुड़ते जा रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर का सबसे पहले मैं रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। हमारे साथ प्रदीप भी जुड़ रहे हैं, रविशंकर शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, ये एक के बाद एक जो सबूत सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि इस बार जिस तरह की साजिश रची जा रही थी वो बहुत ही खतरनाक साजिश थी देश के खिलाफ। देखिए अदिति, बिल्कुल इस वीडियो की हम इंडिपेंडेंट तौर पर या एनडीटीवी किसी भी तरह से इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो वायरल है और इस वीडियो को अगर हम देखें तो जो उमर उन नबी है, जो कि बॉम्बर है जिसने लाल किले पर ब्लास्ट किया था, वो एक तरह से जो फिदायन हमले होते हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और उन पर चर्चा कर रहा है, ऐसे फिदायन हमलों की करने की पैरवी भी कर रहा है। तो ये वीडियो जो है, ये इस वीडियो से कई ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिससे ये साफ तौर पर मालूम चलता है कि किस तरह से उमर उन नबी के दिमाग में हमलों के पहले से ही फिदायन हमले की जो एक सोच है वो उसके दिमाग में थी। और ऐसा लगता है कि जो लाल किले पर 10 नवंबर को इसने जो ब्लास्ट किया है, ब्लास्ट के कुछ दिन पहले या सोचता है 1-2 दिन पहले इसने ये वीडियो शूट किया हो। ऐसा भी लगता है अब तक की जानकारी के हिसाब से कि ये जो वीडियो है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जो फरीदाबाद में है, वो उस यूनिवर्सिटी के अपने कमरे में इसने शूट किया है। 1 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें वो फिदायन हमले को लेकर पैरवी कर रहा है। और जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकी होते हैं, वो आमतौर पर फिदायन हमले के पहले इस तरह के वीडियो शूट इसलिए करते हैं ताकि उनकी कौम में या जो टेरर ग्रुप है उनमें वो एक तरह से शहीद का दर्जा पा सकें, खुद को शहीद दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है। हालांकि ये वीडियो जो जांच एजेंसी एनआईए है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि ये जो वीडियो है इससे जो पूरा केस है वो कनेक्ट होगा
और एनआईए से इस वीडियो को कोर्ट में एक सबूत के तौर पर रखेगी, जिससे केस काफी अहम होगा और एनआईए कोर्ट में बताएगी कि किस तरह से आतंकी ने फिदायिन हमला करने के पहले ये वीडियो शूट किया है और पूरी जो चैन है वो इस वीडियो से एस्टेब्लिश होती है। तो अपने आप में एक हैरान करने वाला वीडियो कि किस तरह से एक डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया, एमडी किया और लोगों की सेवा कर रहा था, जिंदगियां बचा रहा था, वो फिदायिन हमला करने के पहले फिदायिन हमले की पैरवी करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर चर्चा कर रहा है, उसको लेकर बात कर रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, बने रहिए आप हमारे साथ। श्रीनगर चलेंगे, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता वहां पर मौजूद हैं। प्रदीप, एक के बाद एक कई रेड्स वहां पर हुई, इसके बाद हमने नौगाम में देखा किस तरह से बड़ा धमाका होता है। तो ये जो साजिश है, ये कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इसके तार अब सीधे तौर पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब कोई शक नहीं है इसमें कि साजिश जो है बहुत पहले से रची जा रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जैसे मेरा सहयोगी भी बात कर रहे थे अभी कि 1 मिनट 20 सेकंड का अगर आप वीडियो देखेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि साजिश पहले से रची जा रही थी और तैयारी पूरी तरह से थी कि किस तरीके से आत्मघाती हमला करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जाना है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे जो हैरान परेशान करने वाली बात यह है कि देखिए इसके चेहरे पर कितनी शांति है। शांति फैलाने से पहले ये शांत स्वभाव से वीडियो बना रहा है और इसकी पूरी कोशिश है कि इसके जैसे कई और पढ़े लिखे लोग भी इसके साथ इस आत्मघाती हमले में जुड़ जाएं और आतंक का सहारा लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट किया जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये कश्मीर में नहीं बल्कि कई राज्यों में ये अटैक करने जा रहे थे और उनकी पूरी साजिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखिए सिमिलैरिटी, जैश ए मोहम्मद ने पहले भी एक अटैक किया था जो 2019 में था, जिसमें कि हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उस समय भी हमने देखा था अटैकर जो था आदिल डार, उसने एक वीडियो बनाया था हमला करने से पहले। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आदिल डार एक स्कूल ड्रॉप आउट था और ये पढ़ा लिखा युवा है, ये एक डॉक्टर है। जिस तरीके से देखिए आर्टिकुलेट कर रहा है, ये बातचीत कर रहा है, इसकी पूरी कोशिश एक तो अपने हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये कहता है, कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम में कि सुसाइड अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप शहादत के लिए सुसाइड करते हैं और पर्टिकुलर स्पॉट पे करते हैं तो वो जस्टिफाई किया जाता है। तो पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है और इसकी कोशिश है कि और कई लोग जुड़ जाएं। तो ये देखिए पूरी तरीके से अगर आप देखिए ये सारी जगह स्ट्रेटेजी जो है ये हमास की जैसी आपको नजर आएगी। आप देखिए हमास के आतंकवादी जिस तरीके से करते रहे हैं उसी तरीके से आत्मघाती हमले की इन्होंने प्लानिंग की और आत्मघाती हमला हुआ भी रेड फोर्ट के बाहर, जिसमें 15 के करीब लोग मारे गए, 30 के करीब लोग जख्मी हुए। लेकिन आपको थोड़ा पहले जाना होगा। हमने देखा है कि रावलाकोट में एक रैली हुई थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में फरवरी के महीने में, जिसमें हमने देखा था लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हमास की जो आतंकवादी एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आए थे। उसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली थी। अब देखिए उसका असर कुछ महीनों बाद नजर आ रहा है, किस तरीके से युवाओं को वर्गलाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वो इन्फिल्ट्रेट करते थे टेररिस्ट, लेकिन अब वो आइडियोलॉजी को इन टेररिस्ट के माइंड में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और जिस आइडियोलॉजी की वजह से इस तरीके से रेडिकलाइज कर रहे हैं अच्छे भले युवा को, जो एक प्रोफेशनल है जिसको काम है लोगों की जान बचाना, उस लोगों की जान लेने के लिए उसको पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं और आगे वो तैयार कर रहा है और कई लोगों को इस वीडियो के द्वारा। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर जो बात आप कह रहे हैं ये एक बड़ी बात है कि किस तरह से अभी तक घुसपैठ कराई जा रही थी सीमा पार से, लेकिन अब वो जो सोच है, वो जो आतंकवादी सोच है, उसे यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के भीतर भरा जा रहा है और देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही है। और ये जो दिल्ली का धमाका था, ये उस साजिश का एक बड़ा हिस्सा था। और उससे पहले जिस तरह से बड़ी तादाद में विस्फोटक मिला है, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना अपने आप में बहुत शॉकिंग एक वो चीज सामने आई थी। अब इसके बाद तमाम एजेंसियां जो हैं वो एक के बाद एक रेड कर रही हैं और कई जगहों से बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है जो चौंकाने वाला भी है। ओखला में भी आज रेड चल रही है। चंदन भारद्वाज हमारे सहयोगी ओखला में मौजूद है। चंदन, क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए हम सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये मेरे ठीक सामने जो आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, जिसके बाहर आपको पुलिस के जवानों की तैनाती नजर आ रही है। इसी कॉम्प्लेक्स में अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों की भूमिका को खंगालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो इस वक्त पहुंची हुई है। दरअसल जिस तरीके से लाल किला बम धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया और इसके बाद से जब दिल्ली पुलिस और एनआईए इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, तो ऐसे में इस पूरे यूनिवर्सिटी से जुड़े कई ऐसे विवाद जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें चाहे वो यूनिवर्सिटी की मान्यता का झूठा दावा हो या फिर स्टूडेंट्स का पूरे डेटा जो है वो यूनिवर्सिटी के पास नहीं होना। इसके अलावा जो विदेशी फंडिंग है उसके
डुरपोक का भी आरोप जो है वो अल्फला ट्रस्ट पर और इसके तमाम ट्रस्टीज पर लगा है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच जो है वो इस वक्त चल रही है। ईडी की टीम इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है अल्फला यूनिवर्सिटी का, इसके अलावा कुछ ट्रस्टीज का जो कार्यालय है वो भी बताया जा रहा है कि इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है और इसीलिए ये छापेमारी जो है वो चल रही है। इसमें सबसे अहम है कि जो ईडी की टीम इस वक्त गहन छापेमारी कर रही है उसमें एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां और कई संदिग्ध पैटर्न जो हैं वो उजागर हुए हैं, जिसके आधार पर ये जांच जो है वो अब ईडी की टीम आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा न केवल ओखला में यहां पर बल्कि देश के 25 अन्य ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में एक साथ सुबह 5:15 से ईडी की जो ये टीम है उसकी कार्रवाई शुरू हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी जो कि रेडिकलाइजेशन का एक सेंटर बनकर उभरा, इस यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 मेडिकल प्रोफेसर्स का नाम जो है वो सीधे तौर पर आत्मघाती जो धमाका हुआ दिल्ली में लाल किले के बाहर जिसमें 15 लोगों की मौत हुई उसमें सामने आया है। तो अब ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय जो सबसे बड़ी चीज का जांच कर रहे हैं वो ये है कि जो विदेशी फंडिंग इस विश्वविद्यालय तो को हर साल मिल रही थी, हर साल एक फंड रेजर किया जाता था, उस फंड रेजर की डिटेल्स जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है देने में नाकाम रहा है। इसके अलावा एफसीआरए सहित तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं और इसीलिए ईडी की टीम सहित कई अन्य जांच एजेंसी जो है वो अलग अलग जगहों पर अदिति इस वक्त छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये कई तरह के सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी से जो कनेक्शन यहाँ पर इन आतंकवादियों के निकलकर सामने आए हैं उसने यहाँ पर गंभीर चिंता में एजेंसियों को डाल दिया है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था, पैसा कहाँ से आया, कहाँ उसका इस्तेमाल किया गया, किधर किधर से इस पैसे को इन लोगों ने ट्रांसफर करवाया है। ये सब चीज़ों की तफ्तीश यहाँ पर अब की जा रही है और इसीलिए इसकी डिटेलिंग की जा रही है। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो उमर का नया वीडियो सामने आया है कि किस तरह से वो सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर यहाँ पे बड़ा तर्क संगत बात करता हुआ नजर आ रहा है, एक तरह से पैरवी उसकी करता हुआ ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसके बाद दूसरी तरफ ब्लास्ट में खुद को उड़ाया है। जो तस्वीरें हम सबके सामने हैं जिसने दिल्ली को दहलाया, 15 लोगों की इसमें जान चली गई और दिल्ली धमाके का ये फिदाइन यहाँ पर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मैं पटियाला हाउस कोर्ट चलूंगी जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई थी रवीश यहाँ पर दानिश की, उसको आज कोर्ट में पेश किया जाना है। क्या कुछ उसके खिलाफ यहाँ पर अब तक एजेंसियों के पास सामने आया है? जी देखिए अदिति, जो अभी उमर का वीडियो आया है और इसका बहुत खास जो सहयोगी है दानिश, उसको श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है और उसको कल एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है। आज कभी भी यहाँ पर एनआईए के कोर्ट में उसको पेश किया जा सकता है, उससे पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है एनआईए। लेकिन एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस तरीके से अभी प्रदीप बता रहे थे श्रीनगर से कि जैश-ए मोहम्मद एक बड़ी प्लानिंग रच रही थी और कहीं ना कहीं हमास की तर्ज पर वो प्लानिंग थी, तो उसका जो टेक्निकल मास्टरमाइंड था वो यही शख्स था, दानिश था। और ये रॉकेट और ड्रोन के जरिए कई सारी जगहों पर भारत के अटैक करना चाह रहा था। यही वजह है कि जो एनआईए है उसके सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो ड्रोन है, जो मिसाइल है, जो रॉकेट है, उस तरीके का बनाकर फिर ये जो है अलग अलग जगहों पर ये हमला करना चाह रहा था। यही वजह है कि जो दानिश है वो उमर के बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी श्रीनगर से मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि 6 तारीख को जब गिरफ्तारी हुई थी आदिल की सहारनपुर से, तो वहां से इसकी परतें खुलनी शुरू हुई। उसके बाद शाहीन सईद और फिर जो है वो आमिर की गिरफ्तारी हुई, तो आमिर को कल एनआईए के कोर्ट में पेश किया गया था और आज जो है वो दानिश को एनआईए के कोर्ट में पेश किया जाएगा और दानिश को दिल्ली के कई सारी जगहों पर लेकर जाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दानिश वो शख्स है जो उमर के साथ में इस पूरे प्लानिंग को उसने रचा था और उमर उसका एक हिस्सा था जो जिसने सुसाइड बम्बिंग की, लेकिन दानिश एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है जो अलग अलग जगहों पर अटैक करना चाह रहा था। तो यही वजह है कि दानिश को दिल्ली में लाने के बाद में कई सारी जगहों पर दानिश को ले जाया जाएगा। सोर्सेज का कहना है कि शक इस बात का भी है कि वो पहले भी दिल्ली आया हुआ हो और उसने कई सारी जगहों को ट्रेस किया हो कि कहां कहां पर इस तरीके की बॉम्बिंग करनी है। यही वजह है कि वो एक ड्रोन मिसाइल के जरिए कई सारी जगहों पर हमला करना चाह रहा था और उसको बनाने की कोशिश कर रहा था।
बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर संक्षेप में ये भी बताएं कि किस तरह से जब बातें सामने आ रही हैं एक एक करके, तो ये अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। जैश का कनेक्शन यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आ चुका है, हमास की तकनीकों का ये इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो ड्रोन से हमला करना हो, सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल करना हो, तो कई ऐसी अलग अलग तरीकों से हमले की साजिश थी। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी और शायद ही इससे बड़ी प्लानिंग कभी हमने देखी होगी। मल्टीपल तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में हमला करना, 1900 किलो विस्फोटक इकट्ठा करना, इसके साथ में ड्रोन से हमला, रॉकेट लॉन्चर से हमला, और जो पूरा मॉड्यूल है ये देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। खासतौर से इस बार डॉक्टरों को जैश ए मोहम्मद ने अपने ट्रैप में लिया और डॉक्टरों को तैयार किया। अगर आप ये जो वीडियो आया है इसमें अगर आप देखें तो उमर उन नबी का जो वीडियो है इसमें वो कितना काम और कूल होकर बात कर रहा है सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में, जो ये दिखाता है कि इसकी मानसिकता किस तरह से है और किस तरह से मानसिक तौर पर ये सुसाइड बॉम्बिंग के लिए पहले से ही तैयार था, बहुत ही काम और कूल होकर बात कर रहा है। तो ये दिखाता है कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये बिल्कुल तैयार था जिहाद के लिए, हमले के लिए, और उमर ने तो हमला चूंकि कर ही दिया था, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो किस तरह से अलग अलग तरीकों से पूरे देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और हमने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ये रिपोर्ट किया था कि किस तरह से हमास के आतंकवादी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए थे और वहां पर लश्कर और जैश के लोगों से मिले थे। वहां पर एक बड़ी रैली भी हुई थी जिसमें जैश के बड़े आतंकी शामिल हुए थे, और ऐसा लगता है कि शायद हमास के आतंकी जब वहां पर आए तो भारत में जो हमले करने की प्लानिंग है हमास की तर्ज पर, शायद वहीं से ये कॉन्स्पिरेसी पूरी रची गई, जिसके कुछ वीडियोस भी हमने चलाए थे उस समय, और जो पूरा रैली का वीडियो था वो भी हमने चलाया था। तो ये जो पूरी प्लानिंग है हमास जैश ए मोहम्मद ने शायद मिलकर की हो। हालांकि जांच एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल को लेकर जांच कर रही हैं, टर्की से लेकर पाकिस्तान, दुबई, तमाम जगहों पर इसके कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। आदिल अहमद जो रादर है उसका भाई जो मुजफ्फर है वो दुबई भाग गया है और कहा जा रहा है वो अभी अफगानिस्तान में है, 2 महीने पहले ही वो चला गया था। बिल्कुल मुकेश, और भी जिस तरह से आप बता रहे हैं मुकेश, ये साजिश जो थी, अगर समय रहते एजेंसियों ने उस बड़े विस्फोटक को, अमोनियम नाइट्रेट को नहीं पकड़ा होता तो ये न जाने कितने इलाकों को इस तरह से इन्होंने निशाना बनाया जाता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक और खास मेहमान मेजर समर पालतूर भी जुड़ गए, सुरक्षा विशेषज्ञ, उनके पास में लौटूंगी और आप सभी साथी हमारे बने रहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक बार फिर से मैं सुनवाना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो आतंकी उमर जो उस I-20 कार में बैठा हुआ था जिसने इससे खुद को उसमें ब्लास्ट में उड़ाया है और उसमें 15 लोगों की दिल्ली में जान गई है, आखिर वो क्या कुछ कह रहा है इस वीडियो में, जो वीडियो सामने आया है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो हम अपने विशेषज्ञ से बात करें उससे पहले एक और खबर का हम रुख कर रहे हैं। दिल्ली धमाके में एक और नया सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है। धमाके से पहले उमर का एक और सीसीटीवी जो तस्वीरें उसकी कैद हुई हैं वो यहां पर सामने आई हैं, और सीसीटीवी में उमर की I-20 कार जिसमें वो बैठा हुआ था वो नजर आ रही है। और ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों से निकला है, गुजरा है, फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से ये गुजरा है। अरुणा आसिफ अली रोड का ये जो नया फुटेज है ये सामने आया है, और धमाके से पहले करीब 2:35 का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ बने हुए। मुकेश, क्या डिटेल्स इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर आपके पास मिल रही है इस वक्त? देखिए, ये फुटेज जो है वो 10 नवंबर का है, जब उमर I-20 कार लेकर जो अरुणा आसिफ अली रोड के पास में सेंट्रल दिल्ली में एक मस्जिद है वहां पर गया था और वहां पर करीब 10 मिनट रहा था।
तो उसके ठीक पहले का ये वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से I-20 गाड़ी के साथ में वो अरुणा आशापल्ली रोड पर दोपहर 2:35 पर घूम रहा है। और न सिर्फ यहाँ घूम रहा है, यहाँ का तो फुटेज हमें चलाया है, लेकिन पूरी दिल्ली में, खासतौर से लुटियन जोन में या सेंट्रल दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, साउथ ईस्ट दिल्ली में, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो पूरे दिन घूमता रहा है। और ऐसा लगता है कि शायद वो टारगेट को फिक्स करने की प्लानिंग कर रहा था कि कहां पर ब्लास्ट करना है। और फाइनली उसके जो हैंडलर हैं उनकी तरफ से शायद कहा गया होगा कि लाल किले के बाहर ब्लास्ट करना है। लाल किले की पार्किंग में वो 3 घंटे रुका और अब तक की जांच में इस बात का शक है कि लाल किले की पार्किंग में जब वो 3 घंटे रुका तो वहीं पर रुकने के दौरान उसने बॉम्ब को असेंबल किया और फिर जाकर 4 से 5 मिनट बाद उसने लाल किले के बाहर विस्फोट कर दिया, आत्मघाती हमला किया जिसमें 15 लोग मारे गए हैं। जी, लगातार उसका मूवमेंट दिल्ली के अंदर दिखा गया है, जिसके तमाम जो फुटेज हैं वो लगातार सामने आ रही है। मेजर समरपाल, आपने इस वीडियो को भी देखा और ये तमाम हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों से अपडेट कर रहे हैं उन्हें भी आप सुन पा रहे थे। ये जो वीडियो सामने आया है और जिस तरह की साजिश रची जा रही थी, ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर अब पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको बरगला कर इस तरह से फिदायीन हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। देखिए, पहले तो हमें साइकोलॉजिकल माइंडसेट समझना पड़ेगा कि इन्हें काफी अर्ली एज से ही इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ था, तभी ये आखिरी दम तक ही ये जो आतंकवादी था ये कूल, कंपोज्ड और काम था। दूसरा, ये एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि असली मार्टिरडम इसको कहा जाता है जहां पे कि व्यक्ति जो फिदायीन हमले के लिए जा रहा है उसे समय और जगह की जानकारी हो, वो असली मार्टिरडम कहलाया जाता है। तो पहली चीज तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है ये विदाउट ऑडियो दिखाई जाए, क्योंकि ये एज अ टेम्पलेट यूज हो सकती है और बल्कि यूज होगी बाकी टेररिस्ट तंजीमों के द्वारा, और जो खतरनाक और नेगेटिव माइंडसेट वाले जो मौलवी हैं वो इस क्लिपिंग का सीक्रेटली बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये। सेकेंडली, देखें, डिफरेंट कल्चर्स का एक अलग नजरिया होता है फॉर सुसाइड मिशन या मार्टिरडम। जैसे कि आप जापान देखें, यदि जापान में कोई दुश्मन के हाथों मारा जाना बहुत ही शर्मनाक माना जाता है, तो उसके बदले जो जापानीज सोल्जर्स हैं वो सुसाइड करते थे, उसे हाराकीरी कहते थे कि दुश्मन के हाथों मरना बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। और यही चीज आप अगर गल्फ के नेशंस में जाएं तो वहां पे जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितने भी ये नोमैड्स और ये जो ट्राइब्स थी, मुस्लिम ट्राइब्स जो लड़ाई पे जाती थी, ये बहुत ही फक्र और गर्व के साथ दे वांटेड कि दुश्मन उन्हें मारे, ताकि वो एक कुर्बान या शहीद के तौर पे देखे जाए सोसाइटी में। और मेजर समर, यहाँ पर जिस मानसिकता की आप बात कर रहे हैं उसमें मैं एक सवाल और यहाँ पर जोड़ना चाह रही हूँ कि इस बार ये ड्रोन के जरिए किस तरह से देश को दहलाने की साजिश की जा रही थी, हमास से जिसे कहते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड नजर आए यहाँ पर ये जो साजिश इस बार रची जा रही थी। देखिए, ड्रोन का क्या है कि पहली चीज तो ड्रोन जैसे ही ऑन होता है वो अपने डिजिटल सिग्नेचर्स छोड़ता है, और दूसरा जहां पे ये ड्रोन यूज करने वाले वो एक रेड जोन इलाका है। तो दिल्ली के अंदर या कहीं पे भी जो सेंसिटिव सिटीज है वो जहां पे रेड जोन घोषित है, वहां पे ड्रोन के सॉफ्टवेयर में जियो फेंसिंग करके होता है, जो कि ड्रोन को अलाउ ही नहीं करता है सेंसिटिव गवर्नमेंट लोकेशंस, एयरपोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या वहां पे उनके एयर स्पेस में एंटर करना। तो पहली चीज तो इसमें टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड होना पड़ता है। आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टीम की जरूरत पड़ती है जो कोड ब्रेकिंग और कोड्स और सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करे ताकि जियो फेंसिंग का वो हटा सके कोड्स। उसके बाद फिर देखें लिमिटेशन होती है कि आप, और देखें ड्रोन की एक लिमिटेशन है कि वो एक हद तक ही एक्सप्लोसिव ले जा सकता है, जिसमें कि नुकसान सिर्फ 5 या 6 लोगों के लिए ही हो सकता है, ना कि बहुत बड़े इंपैक्ट के लिए। क्योंकि देखिए, अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव लेके जाना है, बहुत ज्यादा पेलोड लेके जाना है, ड्रोन और भी बड़ा चाहिए होता है। तो देखें, ये जो बड़ा इंपैक्ट वाला है वो यूएवी वाले ड्रोन्स होते हैं, और जो मीडियम स्केल के ड्रोन होते हैं वो कुछ हद तक यूज हो सकते हैं, पर इनको अक्वायर करना, इनको ट्रांसपोर्ट करना, इनको असेंबल करना,
इसके लिए आपको काफी जगह की जरूरत चाहिए, आपको मैन पावर की जरूरत चाहिए होती है, और सबसे जरूरी आपको ओपन स्पेस या ओपन रूफटॉप, ये ऐसी जगहों की जरूरत चाहिए होती है। और आप फिर एक बार इसे इंस्टॉल कर लें तो ये बिल्डिंग के भीतर डोर स्पेसेस और या लिफ्ट के अंदर नहीं आ सकते, ये फिर आपको किसी बिल्डिंग के छत से ही टेक ऑफ करने पड़ेंगे, या फिर कोई मोबिलिटी व्हीकल हो, ट्रक हो, जिसके अंदर इंस्टॉल करके ट्रक का छत जो ओपन रहता है वहां से तिरपाल हटा के दे कैन लॉन्च अटैक। तो ये बिल्कुल। तो मेजर आपकी बात से यहाँ पर ये सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि इतना आसान भी नहीं होता हमारे देश में, जिस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें ये इतनी आसानी से ड्रोन अटैक जो है उसे एक्टिव कर पाते हैं, ऑपरेशनल कर पाते हैं। और जिस तरह से आप मेजर समर यहाँ पर इस वीडियो को लेकर बात कर रहे थे कि किस तरह से ये मानसिकता जो है अब ये धीरे धीरे शुरुआत से इनके भीतर डाली जा रही है। अभी तक ये घुसपैठ का सहारा ले रहे थे और अब जो है ये यहाँ पर दिमाग की तौर से इनको एक तरह से गुमराह करके इस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए, ये जो पढ़े लिखे इंडोक्ट्रिनेटेड और रेडिकलाइज स्टूडेंट्स हैं जी, इन पे जो रेडिकलाइजेशन और जो टेररिस्ट के स्लीपर सेल हैं वो इंश्योर करते हैं कि ये किसी भी जो मानसिक बैलेंस्ड इंसान है या फिर फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, इन लोगों के साथ इनको मिलने ही नहीं देते थे। तो बेसिकली इनको ये कट ऑफ करके रखते हैं और एक ही ग्रुप में इन्हें ऑक्यूपाइड करके रखते हैं और 24 घंटे ये यही एक ही बात बोलते रहते हैं कि फिदाइन फिदाइन बनना है और हमला करना है, और कोई मकसद ही नहीं है, और इससे आपको जन्नत नसीब होगी। और ये इंश्योर करते कि ये किसी और सर्कल से बाहर किसी और व्यक्ति से ज्यादा देर ना मिलें, ना बात करें, इनको टीवी भी नहीं मुहैया कराया जाता। तो इनका जो लिमिटेड जो विजन है उसे लिमिट कर देते हैं, उसे एक फोकस पे रखते हैं ताकि ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, और इसलिए ये आखिरी दम तक ये बॉम्ब इंस्टॉल करके ये डेटोनेट कर सका आतंकवादी, क्योंकि ये शुरू से ही इसके मन में डाल दिया गया था। सुबह जैसे ही उठता है और रात के टाइम जब ये सोता है, और क्या पता ये जब सपने भी लेता हो, तो इसके मन में एक ही चीज इन्होंने ड्रिल करके रखी थी कि इसका एक ही मकसद है, वो है फिदाइन यहाँ पर ये सिर्फ अकेला पढ़ा लिखा नहीं था, ये एक एक करके जितने लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जब क्रैकडाउन किया जा रहा है तो कई डॉक्टर्स इसमें सामने आए हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इनका जो सेल है ये एजुकेटेड डॉक्टर्स का है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं या फिर नमाज के बाद इनकी जो रेडिकल जो एलिमेंट होता है उनकी क्लोज्ड कम्युनिटी और ग्रुप्स बनती हैं, उसके अंदर ये कैसे रिक्रूट करते हैं, ये कुछ उकसाने वाले एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि ज्यादा प्रोमिनेंटली नोटिस भी ना हो पर लोगों के पास पहुंच भी जाए। फिर ये अपने जो मेंबर्स होते हैं इन कम्युनिटीज के, ये इन प्रोबेबल रिक्रूट्स को ये बातें बताते हैं और उनका रिएक्शन नापते हैं। अगर कोई रिएक्ट करता है और इनकी हाँ में हाँ मिलाता है या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो तब इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस या प्रोबेबल रिक्रूट मतलब हो सकता है, इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे ये अपना एंटी नेशनल रेटोरिक और फिदाइन का जो मोटिव होता है, मकसद होता है। बिल्कुल मेजर समर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन किया जाता है, कम उम्र में ही ये सारी बातें जो इनके दिमाग में डाल दी जाती हैं, आइसोलेटेड एक तरह से रखा जाता है ताकि बहुत ज्यादा ये दुनिया के संपर्क में ना आए, और उसके बाद इनको बार बार इस तरह की फीडिंग की जाती है ताकि इनकी जो मानसिकता है, ये जो कट्टरपंथी मानसिकता है, ये लगातार बनी रहे। मेजर समर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जरूरी बातें हमारे साथ साझा की, और अपने सभी सहयोगियों मुकेश, प्रदीप, रवीश और चंदन, आप सभी का शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास हम लौटेंगे।